नमस्कार मित्रों। आज हम अपने इस वीडियो में भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं और भौतिक प्रदेशों के आधार पर भारत को किस प्रकार से विभाजित किया गया है इस बारे में बताएंगे। उससे पहले हमने कुछ बातें लिख ली है जिसको आप लोग देख लीजिएगा कि भारत को जो भौतिक प्रदेशों के आधार पर बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास के बारे में देखें, यहाँ के भूगर्भिक संरचना के बारे में देखें तो भारत पे कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं। तो अगर पर्वतों की बात करें तो संपूर्ण भारत के जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के 10.6% भाग पर पर्वत हैं, विशाल पर्वत। उसके बाद पहाड़ियों को देखते हैं। पहाड़ियाँ जो हैं 18.5% भागों पर। पठार जो पहाड़ियों से निचला स्थान है वो होता है पठार, और पठार संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के 27.7% भाग पर पठार है जो विस्तृत भूभाग को कवर करता है। उसके बाद मैदान जो 43.2% भाग को कवर करता है। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के पर्वत जो है कितने भागों को कवर करता है। तो आप इसको याद रखेंगे और इसके अनुसार इस बातों का उत्तर देंगे कि 10.6% भाग पर पर्वत, 18.5% भाग पर पहाड़ियाँ, पठार जो है वो 27.7% भाग को कवर करता है। उसके बाद मैदान जो है वो कितने भागों को 43.2% भाग को कवर करता है। और अगर संपूर्ण भारत के भौतिक प्रादेशिक विभाजनों की बात किया जाए तो इसे 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसको आप लोग देखिए। इसमें से पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा भाग क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। और इसमें से जो तीसरा भाग है वो क्या हो गया? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान। और चौथा भाग हो गया तटवर्ती मैदान या तटीय भाग। तटवर्ती मैदान या तटीय भाग। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि भारत को भौतिक प्रादेशिक विभाजन कितने हैं। भारत को भौतिक प्रदेशों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। जिन 4 भागों में पहला भाग क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा भाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा भाग क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। चौथा भाग क्या है? तटवर्ती मैदान या तटीय भाग। अगले पेज में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो 1 नंबर पर हेडिंग डालेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। और अब हम लोगों को पढ़ना है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और इसमें जो माउंटेन रीजन है उसको आप लोगों को देखना है। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक मैपिंग करता हूँ, एक मैप बनाता हूँ, उसके आधार पर बनाएंगे। तो एक मैप पहले बना लेते हैं। ये हो गया उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का एक मैप। अगर हम यहाँ पर एक एक भाग को देखें तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर एक पठार है, पामीर का पठार।
पामीर का पठार। और सबसे पहले हम इस पामीर के पठार को क्लियर करेंगे, क्योंकि उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें सबसे पहले हमें पामीर को पठार को देखना होता है, जिसमें यहाँ से एक पर्वत श्रेणी भी निकल जाती है। इस श्रेणी का नाम है केमलून। इस श्रेणी से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम इसके नीचे आते हैं तब हमें प्रारंभ हो जाता है हमारे देश की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करना। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे करके एक यहाँ से यह है ट्रांस हिमालय का ये भाग है। जैसे पामीर का पठार हो गया, और इसके बगल एक क्यून-लून श्रेणी है जो कि भारत में नहीं आती, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बगल जो प्रारंभ होता है ये होता है ट्रांस हिमालय, इसी को हमको पढ़ना है। और ये जो ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब पार हो गया, और ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा यूरेशियन जो प्लेट होती है, यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत आती है। यूरेशियन प्लेट का ही एक खंड है। और ये जो ट्रांस हिमालय है ये वनस्पति इसमें नहीं पाई गई, इसी में लिख लीजिए वनस्पति नहीं है, वनस्पति नहीं है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पूरा जमा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बर्फ नहीं पाई जाती है। इसकी ऊंचाई भी काफ़ी है। ये ट्रांस हिमालय आप लोग देख लीजिए, आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से। ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, और ये यूरेशियन प्लेट का ही एक भाग है। मतलब कुछ इसके कुछ भाग जो होते हैं यूरेशियन प्लेट के आते हैं। यहाँ से हम पेन चेंज कर लेते हैं। इसके 4 भाग और हैं, 1 2 3 4। ये 4 भाग, और यही जो 4 श्रेणियां हैं वो ट्रांस हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणियां हैं, जिनका नाम है, इसको कहाँ लिख दें, 1 2 3 4। हम क्रम डाल दे रहे हैं, और इसी क्रम से आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर पहले का नाम है काराकोरम, कोरम श्रेणी। और जो दूसरा नंबर है लद्दाख श्रेणी। और उसके बाद जो तीसरा नंबर हमने डाला है, ये तीसरा वाला, ये हमने नंबरिंग किया है जो 4 लाइन। तो पहली लाइन हो गई काराकोरम, दूसरी लाइन हो गई लद्दाख श्रेणी, तीसरी लाइन हो गई जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और उसके बाद जो इसके सबसे नीचे वाली श्रेणी होती है काराकोरम के बाद कौन सी हो गई लद्दाख, दूसरे नंबर पे लद्दाख के बाद कौन हो गई जास्कर, और जास्कर के बाद कौन हो गई कैलाश, कैलाश श्रेणी।
कैलाश श्रेणी। अब आप लोग ये देख लीजिए कि सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय को बताना प्रारंभ किया है। ट्रांस हिमालय जो हिमालय के पार की घटना है और ये यूरेशियन प्लेट की का एक भाग है, छोटा सा भाग है, और इसमें वनस्पति विहीन है। इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। और जो ट्रांस हिमालय है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जो चारों भाग आपको दिखाए गए हैं। 1, 2, 3, 4 इसको हमने नंबरिंग कर दिया है। पहले भाग को कहते हैं काराकोरम श्रेणी, दूसरे भाग को कहते हैं लद्दाख श्रेणी, तीसरे भाग को कहते हैं जास्कर श्रेणी और चौथे भाग को कहते हैं कैलाश श्रेणी। अब यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इन श्रेणियों के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। तो अब इनकी विशेषताएं लिखिए, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, नेक्स्ट पेज लेके। तो चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये उत्तर से प्रारंभ होता है। जो ट्रांस हिमालय है वो उत्तर से दक्षिण से श्रेणियों का विस्तार क्या है। तो सबसे पहले आप बताएंगे सबसे उत्तर में कौन सी है ट्रांस हिमालय में, काराकोरम श्रेणी। उसके नीचे कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। उसके नीचे कौन सी है, जास्कर श्रेणी। उसके नीचे कौन सी है, कैलाश श्रेणी। यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर ट्रांस हिमालय के श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले आप काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर कैलाश श्रेणी बताएंगे। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात हो गई। अब इसके बाद आप लोग देखिए अगले पेज में। अब एक चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, इन श्रेणियाँ जो हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इनका विस्तार है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक आप लोग बना लीजिए। ट्रिक, जैसे मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपके घर आया है, कोई दोस्त आया है और वो जाने की जिद कर रहा है कि हम आज ही जाएंगे। तो आप उससे कह रहे हैं, आप उससे क्या कह रहे हैं, तो आप उससे कह रहे हैं कल जा, कल जा, कल। इसका आप लोग जो है इसका विस्तार देख लीजिए। का से काराकोरम, काराकोरम। ला से लद्दाख, जा से हो गया जैसे क्या हो गया, जास्कर। कल से कैलाश। इस ट्रिक के अनुसार आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो सबसे पुराना हिमालय है वो ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय पे जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो श्रेणियाँ हैं उनका क्रम कौन कौन सा है, ये पूछा जाता है। अब इस जो ट्रांस हिमालय है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए लिखते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है उसका सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, काराकोरम। तो आप लोग हेडिंग डालिए सबसे पहले काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। ये जो है भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो K2 या
गॉडविन ऑस्टिन। ऑस्टिन ऊंचाई 8611 मीटर। अगर आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। कहाँ पर स्थित है? ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये क्लियर हो गया। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, ये कहाँ है? POK में। कश्मीर वाले हिस्से में। इस पर अधिकार किसका है? पाकिस्तान का। लेकिन भारत कहता है ये हमारा अभिन्न अंग है और हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। और इसी काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, ये हिमनदों के लिए प्रमुख रूप से विख्यात है काराकोरम श्रेणी। क्या? क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रमुख हिमनद सियाचिन ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में ही स्थित है। सियाचिन काराकोरम में ही स्थित है। काराकोरम में ही है। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो गया कि भारत का जो सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है, या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, ये काराकोरम में ही स्थित है। और एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ से कुछ दर्रे निकलते हैं। देखिए मानानीद जो है, ये तो अभी अगर इनकी हम बात की जाए तो ये जास्कर श्रेणी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लेकिन इसको अभी आप छोड़िए। लेकिन इंडो सांगपो सचर जोन हिंद लाइन ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। कौन? इंडो सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। महान हिमालय से अलग करती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग करता है? तो ये हो गया इंडो सांगपो सचर जोन। क्या करता है? इंडो सांगपो सचर जोन, या इसी को हिंज लाइन भी कहा जाता है। हिंज लाइन भी कहा जाता है, जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करती है। और ये जो काराकोरम श्रेणी है, या जो पूरा ट्रांस हिमालय ही है, इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। या ट्रांस हिमालय को लिख लीजिए, ट्रांस हिमालय को
हिमालय को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो हिमालय के पार की स्थिति है, जो हिमालय के पार का क्षेत्र है, वो वृक्ष छाया प्रदेश बना देता है। ये ट्रांस हिमालय जो है वृक्ष छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ पर एक तो बर्फ़ बना होता है, एक तो काफ़ी ठंडा स्पेस होता है, काफ़ी ठंडी जगह होती है, और यहाँ पर मरुस्थलीय भाग का निर्माण होता है जो कि काफ़ी ठंडा होता है, इसलिए इसे शीत मरुस्थल भी कहा जाता। तो अगर हम भारत के प्रमुख हिमनदों की बात करें, भारत के प्रमुख हिमनद जो कि ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं, उसमें से है सियाचिन, जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा है बैफो, तीसरा है बल्टोरा, एवं इसके बाद ही इस पर एक और हिमनद है हिस्पर। और अगर इनमें से लंबाई की बात की जाए तो ये है 72 किलोमीटर, और बैफो है 60 किलोमीटर, और ये है लगभग 61 किलोमीटर का। सियाचिन की कितना हो गई? 72 हो गई। बैफो की कितना हो गई? तो ये 60 किलोमीटर। बैफो कितना हो गया? और बाल्टोरा की अगर बात करें तो ये 58 किलोमीटर। अब सियाचिन 72, बैफो 60, बाल्टोरा 58 और हिस्पर लगभग 61 किलोमीटर हो जाता है। बस आपको इसमें सिर्फ इतना याद करना है कि भारत के प्रमुख हिमनद में सियाचिन सबसे बड़ा है जो 72 किलोमीटर है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके साथ ही इसमें 4 और ग्लेशियर हैं, 3 और ग्लेशियर हैं, बैफो, बल्टोरा और हिस्पर। लंबाई अगर चाहिए तो आप याद कर लीजिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है सियाचिन। अब आ जाते हैं हम लद्दाख श्रेणी पर। किस पे जाते हैं? लद्दाख में। अब ये लद्दाख हो गई, अब इसी पे हम लिख रहे हैं विश्व की जो सबसे अधिक तीव्र ढाल रखने वाली चोटी है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो लद्दाख में पाई जाती है। लिख लीजिए, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल रखने वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी, जिसकी ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है? 7788 मीटर। सबसे ये ऊंचाई का क्या मतलब है कि इसका जो ढाल है ना वो जैसे स्लोप में नहीं आता है, एकाएक आता है, इसीलिए इसका ढाल बताया गया है। यहाँ पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है। इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही इम्पोर्टेंट है कि जैसे लद्दाख श्रेणी में, तो इसके बाद वाली हेडिंग हम डालते हैं, क्या है डालेंगे? बृहद हिमालय। तो चलिए हम लिखते हैं बृहद हिमालय। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? बृहद हिमालय। क्या पढ़ना है? बृहद हिमालय।
तो इस बृहद हिमालय में हमने संपूर्ण हिमालय का भाग बना दिया है। ये हो गया ट्रांस हिमालय, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो ये यहाँ पर हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं, ये पूरा हिमालय बनाया गया है। ये है हिमालय, ये संपूर्ण हिमालय है। और जो ये पीला वाला है ये है बृहद हिमालय। इसके बाद ये मध्य वाला जो है ये क्या हो गया, मध्य हिमालय। और उसके नीचे जो ये वाला हो गया, ये हो गया शिवालिक हिमालय। क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। इसमें से हमें पढ़ना क्या है, अब बृहद हिमालय। लेकिन अगर हम हिमालय के बारे में ही देख लें सबसे पहले, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हिमालय। हिमालय जिसकी कुल लंबाई कितनी है, लगभग जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, जो लगभग पूर्व से पश्चिम पूर्व से 22 देशांतर तक विस्तृत है, जो 22 देशांतरों में विस्तृत है। इसी में और देखिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, एशिया, हम इसको मिटा के लिख रहे हैं दूसरा पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 आप लोग डालिए। अगर हम एशिया महाद्वीप में बात करें, एशिया महाद्वीप में लिखिए यहाँ पर, एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर हाइट रखने वाली कुल 94 श्रेणियों में से 92 श्रेणी हिमालय में ही स्थित है। हिमालय में ही विस्तृत है। और अगर हिमालय की औसत ऊंचाई की बात की जाए, ये सिर्फ हिमालय की बात कर रहे हैं, और हिमालय की अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो ये है लगभग 6000 मीटर औसत ऊंचाई हिमालय की। हिमालय हमने देख लिया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, बृहद हिमालय। क्या देखना है, बृहद हिमालय। अब देखिए, हम अब बृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, बृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, केवल इसी को देखना है। क्या देखना है, बृहद हिमालय के बारे में। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। ये जो है सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र देहांग, यह बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यह सिंधु नदी के गार्ज से अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसकी कुल लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है। लंबाई
2400 से 2500 किलोमीटर तक है। ठीक है। तथा औसत ऊंचाई, औसत हाइट कितनी है? 6100 मीटर, 6100 मीटर है। इसे हिमाद्री बृहत या विशाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए, यानी बृहत हिमालय को इसे हिमाद्री या विशाल हिमालय भी कहा जाता है। बृहद या विशाल हिमालय भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसी में पॉइंट आप लोग लिखते जाइए। हम इसको मिटा के फिर से यहीं पर लिख रहे हैं कि क्योंकि आगे लिखने में थोड़ा दिक्कत होगी। नहीं, चलिए जो ऐसे पॉइंट है उसको पहले लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखिए अगले पेज में दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो है, हिमालय तंत्र की नदियों का उद्गम महान हिमालय ही है। हिमालय तंत्र की नदियों का उद्गम महान हिमालय ही है। क्या है? महान हिमालय से हिमालय तंत्र की बहुत सारी नदियां निकलती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, चौथा पॉइंट लिखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 कितनी है? हाइट 8848 या 50 है मीटर। यहीं स्थित है, यहीं स्थित है। यानी किस में स्थित है? बृहत हिमालय में, जिसकी लंबाई कितनी है? 2400-2500 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। हिमालय तंत्र की नदियां मैक्सिमम यहीं से निकलती हैं और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या यहीं पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 या 50 मीटर है, यहीं पर स्थित है। ठीक है। अब भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये विश्व की चोटी हो गई। चौथा लिखिए, भारत में स्थित, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है, जिसकी ये कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम में। ऊंचाई इसकी कितनी है? 8598 मीटर, 8598 मीटर। आप लोगों ने देख लिया। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी बृहत हिमालय में है। अब भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी 8598 मीटर। और इसकी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 या 50 मीटर, भी बृहत हिमालय में ही स्थित है।
अगले पेज में देखते हैं। 5वां पॉइंट लिखिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय को, जो बृहद हिमालय को, बृहद, जिसको हम पढ़ रहे हैं, बृहद हिमालय को, बृहद हिमालय को मध्य या लघु हिमालय से, मध्य या लघु हिमालय से अलग करती है। बृहद या मध्य, बृहद हिमालय को मध्य या लघु हिमालय से कौन अलग करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग करती है, अलग करती है। ठीक, इसमें 6वां पॉइंट लिखिए, इसमें जम्मू कश्मीर के बुर्जिल व जोजिला, जम्मू बुर्जिल व जोजिला दर्रा स्थित है। ठीक है, हिमाचल के बड़ा लाचा व शिव किला, चल के बड़ा लाचा व शिव किला, शिव किला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है बड़ा लाचा व शिव किला। और उत्तराखंड के, उत्तराखंड का कौन सा है? थांगला, थांगला व सिक्किम के नाथुला व जेलापला दर्रे महत्वपूर्ण है। व सिक्किम के नाथुला व जेलेपला दर्रे, जेलेपला दर्रे इसी हिमालय में है, इसी हिमालय यानी बृहद हिमालय में है, ठीक है। ये बातें आप लोगों ने समझ ली कि बृहद हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 से 2500 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 61 मीटर। और इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो होता है उसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय से अलग करता है। आप लोग इसके साथ ही देख लीजिए, इसमें जम्मू के बुर्जिल व जोजिला, हिमाचल के बड़ा लाचा व शिव किला व उत्तराखंड के थांगला के साथ साथ सिक्किम के नाथुला व जेलेपला दर्रे इसी हिमालय में स्थित है। और भारत की या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 या 50 मीटर इसी हिमालय में स्थित है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में 8598 मीटर इसी हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने समझ ली। आप यहाँ पर देखिए, इस हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियाँ भी हैं। प्रमुख चोटियाँ हैं। नंगा पर्वत, ये है क्या?
नागा पर्वत, नागा पर्वत 8124 मीटर, 8124 मीटर, जो कहाँ स्थित है, JK, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दूसरा है नंदा पर्वत, नंदा पर्वत जिसकी है 7816 मीटर, 7816 मीटर, कहाँ है, UK, उत्तराखंड में स्थित है। और कंचनजंगा तीसरा है क्या, कंचनजंगा, जिसको हमने बता दिया है, ये कितना है, 8598 मीटर। ये कहाँ स्थित है, सिक्किम में, सिक्किम में, ठीक है। इसके बाद देखिए सिक्किम में स्थित है। अब माउंट एवरेस्ट लिखिए, माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर, कितना है, 8848 मीटर। ये कहाँ स्थित है, नेपाल में, ठीक। ये चीज़ पूरा हो गया। दर्रे हो गए, प्रमुख चोटियाँ हो गई, यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, इसका विस्तार हो गया, औसत ऊंचाई हो गई और इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिए, तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग क्या है, लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय आप लोगों ने देख लिया। अब हम इसको भी मैप के माध्यम से सबसे पहले दिखाएंगे लघु हिमालय क्या है। यही जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय, इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य या लघु हिमालय यही होता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक्स, इनको आप लिख लीजिए। चलिए फैक्ट लिखिए। ये बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित, कहाँ स्थित है, बृहद हिमालय के दक्षिण में, ठीक है। यह बृहद हिमालय के कहाँ स्थित है, दक्षिण में स्थित है। किसके बारे में हम देख रहे हैं, देखिए ये हो गया बृहद हिमालय, ये क्या हो गया, बृहद हिमालय। इसके दक्षिण में कौन सी है, मध्य हिमालय, तथा उसके नीचे कौन सा है, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। पॉइंट नंबर 2, यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है, ठीक। इसी में लिखिए तथा इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर के बीच है।
देखिए, बृहद हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। कौन सा? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। यह 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है। जो ये हिमालय है मध्य हिमालय, ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है तथा इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर के बीच स्थित है। अभी लिखिए इसके बाद वाला पॉइंट। ज़्यादातर स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय में है। है, जिससे तमाम प्रकार के पर्यटन स्थल जो होते हैं वो इसी में स्थित है, यानी मध्य हिमालय में स्थित है। अब देखिए, पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है, जो जेके या लद्दाख में है। ठीक, इसके बाद वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। इस श्रेणी में पीर पंजाल हाइट 34 से 94 मीटर एवं बनिहाल हाइट 2832 मीटर है। इसी श्रेणी में है। ठीक, ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि ये दर्जे किस श्रेणी में है। आप लोगों ने इसको देख लिया, तो अब मिटा के हम पहले लिखिए। इस श्रेणी में जो स्थित होता है, इस श्रेणी में स्थित घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग इत्यादि, तथा उत्तराखंड में स्थित मैदान को बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे लिख लीजिए। देखिए, लिखिए, इस हिमालय में कोणधारी या शंकुधारी वन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इन भागों पर नवीन मृदा या अविकसित मृदा पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? करेवा। और इसी करेवा मृदा में जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र होता है, वहाँ पर केसर की खेती होती है। किस चीज़ की खेती होती है? केसर की खेती होती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आप लोग लिखिए। इन पर्वतीय
इन पर्वतीय ढालों के सहारे जेके में मर्ग घासें पाई जाती हैं। ठीक। एक और लिखिए, कांडला और कुल्लू की घाटियाँ इसमें स्थित हैं। कांडला और कुल्लू की घाटियाँ इसी में है। ठीक। बस इसमें इतना ही। अब आप लोग हेडिंग डालिए, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट पेज, क्या हेडिंग डालेंगे? बाह्य हिमालय या इसी को कहते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कि ये बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय कहाँ है। ठीक। हम आप लोगों को दिखा देते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ये देखिए, ये शिवालिक हिमालय है, सबसे नीचे वाला जो होता है। ट्रांस हिमालय हो गया, पीला वाला बृहद हिमालय हो गया, इसके नीचे मध्य हिमालय या लघु हिमालय हो गया, और उसके नीचे क्या हो गया? शिवालिक हिमालय। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। इसको मिटा के हम इसके बारे में आगे शिवालिक हिमालय के बारे में हम विस्तृत पढ़ाएंगे और इसको भी लिखा देंगे। तो आप लोगों का हेडिंग डालिए है शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय देख लिया कौन सा है ना। अब आप लोग लिखिए, इसका विस्तार जो है पंजाब में पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। इसका विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार कहाँ है? पंजाब में पोतवार बेसिन से पंजाब में पोतवार बेसिन से कहाँ तक है? कोसी नदी बिहार तक है। कोसी नदी बिहार तक है। ठीक, बिहार तक है। यह हिमालय की सबसे बाहरी व नवीनतम श्रेणी है। हिमालय की, इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे बाहरी या नवीनतम श्रेणी है। क्या है? नवीनतम श्रेणी है। ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट लिख लीजिए, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत हाइट कितनी है? 900 से 1200 मीटर। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर। और इसकी औसत चौड़ाई जो कितनी है? इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 15 से 30 किलोमीटर। 15 से 30 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 15 से 30 किलोमीटर।
गोरखपुर के समीप इसे डूडवा तथा पूर्व में इसे चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर के समीप में इसे डूडवा हुडवा तथा पूर्व में इसे चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है। गोरखपुर के समीप इसे हुंडवा तथा पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अरुणाचल में इसे डाफला या मिसमी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? डाफला या मिसमी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब मैन बाउंड्री फॉल्ट, ये वाला देखिए, मैन बाउंड्री फॉल्ट बाह्य हिमालय को ही शिवालिक हिमालय कहते हैं। बाह्य हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय को की घाटियों को पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार तथा पश्चिम में दून जैसे देहरादून कहलाती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई और सभी आप लोगों ने देख ही लिया। और इसका निर्माण, एक चीज़ और लिख लीजिए, इसका निर्माण बजरी, बालू व कंकड़ की मोटी परतों से हुआ है। बजरी, बालू व कंकड़ की मोटी परतों से हुआ है। ठीक है, तो इसके गिरिपाद में अथवा उप हिमालय क्षेत्र में सिंधु के पूर्व व तीस्ता के बीच बाबर का मैदान फैला हुआ है। यानी इसी हिमालय के जो गिरिपाद में इसका जो अर्थलीय आधारीय भाग होता है, उसी के बगल में जो होता है बाबर का मैदान, इसके गिरिपाद में भाबर से मिटा दें, भाबर का मैदान फैला है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब इसके बाद की जो हेडिंग है, तो हिमालय का प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण। जैसे हिमालय को हमने पहाड़ियों के आधार पर बांट दिया कि इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय हो गया। लेकिन अगर हिमालय को प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए, हिमालय का लिखिए, अगले के लिए हेडिंग छोड़िए, चलिए अगले दिन ही पढ़ा जाएगा, हिमालय का प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण।